दोस्तों आवाज़ मिल पा रही है आप सभी को? आवाज़ मिल पा रही है? मिल पा रही तो एक बार जय हिंद लिखिएगा और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक भी करिएगा और जितने लोग जुड़े भाई सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और इनकी जो पूरी सीरीज है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए फिर थोड़ा फास्ट ही रहना है, तभी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर नंबर राज्य सूची में। किसमें? राज्य सूची में। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर। अगला है भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रची गई है। तो यहाँ पर देखो पंचायती राज व्यवस्था किसमें आता है? आर्टिकल नंबर आपके 40 में, और 40 किस में होगा? राज्य के नीति निदेशक, जिसका ऑप्शन आ रहा है आपका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो भाई शिक्षा का अधिकार किसमें है? आर्टिकल नंबर यहाँ पर 21 के फर्स्ट में दिया है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव को जो रखा दोस्तों किसने रखा था? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। जो ऑप्शन है आपका नंबर राइट हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का वर्णन किया गया है? तो अल्पसंख्यकों के हित का जो वर्णन है ये दोस्तों किसमें है? अनुच्छेद 29 में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है तो देखो आपका पुलिस हो गया, कानून व्यवस्था, जेल, ये तो आपका है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता ये राज्य सूची में नहीं है। दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर? 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। दोस्तों यहां पर दिया है अर्ध संघीय संरचना, फिर शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, लेकिन यहाँ पर जो शक्तियों जो दिया गया है कौन सा? बी नंबर है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। तो वही न्यायतंत्र जो आपका है वो दोस्तों स्वतंत्र है, ये किसी के अधिकार में कार्य नहीं करता है, ये स्वतंत्र है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीयों को आर्थिक न्याय जो मिलता है वो किससे मिलता है? तो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय के बारे में कहा गया है, अर्थात स्त्री हो या पुरुष हो सभी को समान वेतन समान कार्य के लिए मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत आयोजन करने का निर्देश देते हैं? तो ग्राम पंचायत कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 40, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बी नंबर आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? यहां पर जवाब देना है। दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिएगा, है ना। थोड़ा अच्छा लगता है कि इतनी लंबी क्लासें ली जाती हैं और एक ही क्लास में सब कुछ लगभग कंप्लीट कर दिया जाता है, तो कम से कम हमें भी मोटिवेट रहना है कि नहीं रहना है? क्यों भाई? आप लोगों को सोचना चाहिए कि सर पढ़ा रहे हैं तो सर को भी मोटिवेट होना चाहिए। जब मोटिवेट रहेंगे, खुशी रहेंगे, तभी तो आपको यहाँ पर लंबी लंबी क्लासें मिल पाएंगे, है ना। तो दोस्तों जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग हैं या ऑफलाइन देखते हैं तो ऑफलाइन भी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है दोस्तों। चलिए देखो यहाँ पर 10 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर दिया है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार, जो ऑप्शन है बलवंत राय मेहता। ऑप्शन में आपका ए नंबर राय हो जाएगा, ए नंबर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? संवैधानिक उपचार जो आता है किसके तहत आता है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए आपके मौलिक अधिकार में, क्योंकि संवैधानिक उपचार किसमें है? आर्टिकल नंबर 32 है, और आर्टिकल नंबर 32 किसमें? मौलिक अधिकार में ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वर्ग 1 और वर्ग 2 का मिलान करना है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है कि कौन से वर्ग वाले किसमें आपके आते हैं। कुछ इस प्रकार से पॉइंट भी आपको यहाँ पर दिया गया है, इसमें से इस प्रकार से पॉइंट दिया गया है और ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। तो किस प्रकार से करेंगे दोस्तों? यहाँ पर ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट हम आपको ऐसे दिखा देते हैं और आपको यहाँ पर आंसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर प्रभुत्व संपन्न जो दिया गया है, प्रभुत्व संपन्न, ये इसमें से क्या हो जाएगा? प्रभुत्व जो संपन्न है वो आपका इनमें से क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर प्रभुत्व संपन्न जो आपका आएगा वो आपका हो जाएगा कि लोगों को बाह्य और आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का अधिकार आपका है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो प्रजातांत्रिक होता है तो लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष होता है, नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है आपकी, तो इसका डी हो जाएगा। भाईचारा देखिए आपका दिया है, सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर ए हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा क्या? एक मतलब बी सी, क्या 2 बार बी हो गया क्या भाई? 2 बार बी सी डी हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी, है ना। फिर इसका ए हो जाएगा, तो बन गया बी सी डी ए, बी सी डी ए। देखिए ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो गया। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो दोस्तों संविधान की आत्मा के रूप में किसे माना गया है? तो आपकी प्रस्तावना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किसके एक भाग के रूप में आता है? तो दोस्तों शांति सुरक्षा आर्टिकल नंबर
आपकी 51 में होता है और आर्टिकल नंबर 51 जो आपका आएगा किसमें होगा, तो राज्य के निर्देशक तत्व हो जाएगा, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का संबंधित है, अर्थात ग्राम पंचायत पूछा गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया था। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि निर्देशक सिद्धांत एक संविधान के बाद जोड़ा गया, तो दोस्तों ग्राम पंचायत तो पहले ही था आपका, है ना, गोवा मतलब आर्टिकल नंबर 40 तो आपका था, लेकिन जो मुफ्त कानूनी सलाह है, मुफ्त कानूनी सलाह दोस्तों ये जोड़ा गया था 9 नवंबर 1995 को जोड़ा गया था दोस्तों, ये तभी से आपका लागू हुआ था, तो यहाँ पर सी वाला आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, वेरी आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों आपका दिया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए जो सुनिश्चित किया गया है वो किसमें, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, राज्य के निर्देशक में दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका है आर्टिकल नंबर आपका 39 के बारे में 39 में इसका वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है, तो दोस्तों यहाँ पर कल्याणकारी राज्य जो है आपको किसमें मिलेगा। चलिए, तो दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको बताना है क्या, राज्य के निर्देशक तत्व में, राज्य के निर्देशक बताना है। लेकिन अगर यही ऑप्शन ये हो जाता कि ए प्लस बी, ए और बी दोनों, तो आप लोग क्या बोलते हैं, तब आप लोग बोलते हैं दोनों में। क्यों? क्योंकि हमने आपको एक मॉडल पेपर में या कई बार बताया भी है कि जो संविधान की उद्देशिका है उसमें भी समाजवाद शब्द आपको दिया गया है। समाजवाद का मतलब भी होता है कल्याणकारी राज्य, अर्थात लो लेवल हाई लेवल के अंतर को बराबर करना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर देते हैं, ए और बी दोनों ही कर देते हैं। लेकिन जब ऐसा ना दिया हो ऑप्शन, तो आपको इसमें से आपको सिर्फ आपको ये वाला लगा देना है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया, तो दोस्तों संविधान सभा का प्रस्ताव जो सबसे पहले किया था वो थे आपके M.N. राय। दोस्तों जिसका भी ऑप्शन आ रहा है क्या, यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, M.N. राय इसका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है ना इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष कौन है। चलिए, संविधान सभा के अल्पसंख्यकों के उपसमिति के अध्यक्ष पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए 20 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन जो आपका सी नंबर है, H.C. मुखर्जी थे दोस्तों। कौन? H.C. मुखर्जी, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा H.C. मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो दोस्तों ये संविधान बनकर जो तैयार हुआ था ये कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949। कब? 26 नवंबर 1949, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो आपकी 15 महिलाएं थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, तो यहाँ पर प्रारूप समिति, अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब हुआ प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इस कमेटी में 7 लोग थे आपके, है ना, प्रारूप समिति में कितने, 7 लोग थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। यह कथन जो आपका है दोस्तों किसका है, तो 25 को ऑप्शन नोट करिएगा, यहाँ पर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर का ये कथन दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान अपनाने नागरिकों की समानता का वचन देता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को, माफ करिए, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता का वचन देता है, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं विचार और अभिव्यक्ति, है ना, सोचने की भी बोलने की भी समानता आपको है। यहाँ पर जो आंसर है आपका सी वाला राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया, दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं बाद में आए हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियो लाने का प्रेरित करता है। तो दोस्तों आप लोग लाइक से जरूर करिएगा, जितने लोग बाद में जुड़े हैं या आप लोग ऑफलाइन देखते हैं, ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। चलिए देखिए, आप 27 की अगर बात करें 27 नंबर में, तो ऑप्शन देखिए 26 नवंबर 1949, क्योंकि पारित दिया है, पारित हो या अंगीकृत हो या बनकर तैयार हुआ, सबके लिए एक ही पॉइंट होता है 26 नवंबर 1949। आगे बढ़िए, कह रहा है कि 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों यहाँ पर कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष पूछा गया 28 नंबर। दोस्तों ऑप्शन है आपका डी नंबर, जवाहरलाल नेहरू। कौन? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या आ जाएगा। चलिए ऑप्शन यहाँ पर 29 नंबर में ऑप्शन डी दे रहे हैं और काफी लोग यहाँ पर सी भी देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है ना कि अगर स्टार्टिंग की बात करें कि जो संविधान बना था उस समय आपके थे 1,17,369, इसमें से जो आपका है ये आपका सी होगा। लेकिन अगर वर्तमान के हिसाब से करें, वर्तमान में जैसे कि आपका 25 भाग हो गए हैं, है ना, 25 भाग हो गए हैं, तब इसमें से क्या हो जाएगा 1,46,000। अब जो आपके वर्ड हो गए हैं वो आपके 1,46,385 इतने वर्ड हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले के हिसाब से जब बुक बनी थी, मतलब कह सकते हैं जब संविधान बना था, उसी के अनुसार से इसका जो ऑप्शन सही किया गया है वो आपका सी सही किया गया दोस्तों, इस हिसाब से। अब जो
आपके हैं, अब जो आपके हैं 1,46,385 ये हैं, यहाँ पर एक 20 के ऊपर क्रॉस हो गए हैं, 1,46,385 हो चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, भारत का संविधान लिखा गया था, भारत का संविधान लिखा गया था दोस्तों 2 वर्ष से अधिक 3 वर्ष से कम अवधि में। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है भारतीय संविधान को माना गया है। दोस्तों बताइएगा, भारतीय संविधान को माना गया है तो दोस्तों ये कैसा है? तो 31 को ऑप्शन आपका ये रूप विधान में संघीय है और भावना में क्या है? एकात्मक है। तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा दोस्तों, है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से एक भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे दिया गया है। तो देखो ये एक लिखित संविधान है, ये सही दिया है। यह अनुमेय अर्थात इसे संशोधित किया जा सकता है, ये भी सही दिया है। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है कहीं ना कहीं, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि केंद्र और राज्य की भी विभाजित है, ये भी है। लेकिन देखो डी दिया है, कह रहा है इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जाता है। दोस्तों राज्यपाल से नहीं होता दोस्तों, याद रखिए, इसको ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले 2 राज्य आपके कौन से हैं? दोस्तों सबसे पहले कहां हुआ था? राजस्थान, फिर इसके बाद आपके आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? तो दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में। ऑप्शन क्या बनेगा आपका? सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 35 नंबर में हमने ऐसे क्वेश्चन पढ़ाया भी है, जैसे आपका नागालैंड है, मिजोरम है ना। तो यहाँ पर आपकी क्या पंचायती राज प्रणाली नहीं है? ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन की समिति के द्वारा किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था आपके बलवंत राय मेहता के द्वारा, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा किया है, वही क्वेश्चन आपका है बलवंत राय मेहता हो जाएगा, डी नंबर। अगला है कि किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का परामर्श होना आवश्यक है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर 2/3, जैसे कि आपका लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सब में 2/3 होता है, ऐसे इनमें भी 2/3 होना आवश्यक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? दोस्तों पंचायती राज संस्था में आपको बताया गया है त्रिस्तरीय पंचायती में, जो कि आपका ग्राम पंचायत गाँव के लिए होता है ना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए सहकारी संस्था दिया गया 39 नंबर में। देखिए ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, नया पंचायत, लेकिन ग्राम सहकारी संस्था नहीं होती है। ऑप्शन जो आपका है डी नंबर है, ये ग्राम सहकारी संस्था आपकी नहीं है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो बताइएगा कब मनाते हैं? तो दोस्तों आपके 24 अप्रैल को मनाते हैं। 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया था? दोस्तों पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया, यहाँ पर हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? निम्नलिखित में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? दोस्तों 42 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये है रजनी कोठारी। किसने? रजनी कोठारी ने कहा, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है। अगला दिया गया है कि किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा आपसे किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? चलिए 43 की अगर हम बात करें तो दोस्तों हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, मूल संविधान क्या दिया है? मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों ये बताइएगा मूल संविधान में जिला शब्द का जो उल्लेख है वो आपके कौन से अनुच्छेद में है? 44 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए कि मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? चलिए तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा? राइट आंसर दीजिएगा। 233 है और 223 दिया गया है, अनुच्छेद 245 भी दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? 233 है दोस्तों। यहाँ पर कह सकते हैं कि जिला न्यायाधीश, अच्छा जिला शब्द दिया है लेकिन जिला न्यायाधीश 233 में होता है ना, 233 में होता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है 233। दोस्तों इसमें ऑप्शन कोई नहीं होगा, इसमें जो ऑप्शन है आपका कोई नहीं दोस्तों, इसका ऑप्शन आपका डी नंबर, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, याद रखिए इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? दोस्तों ये बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो आपके कौन होते हैं? 45 नंबर में। तो 45 में देखिए कह रहा आपसे कि पंचायत क्षेत्र क्या दिया है? कह रहा आपसे पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क, मतलब जो पंजीकृत होते हैं, ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या? यहाँ पर सी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। यहाँ पर देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछा गया है, तो 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर है फातिमा बीबी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है या की थी, है ना। यहाँ पर थी कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि 43वें नंबर का पूछा गया है। तो दोस्तों 43वें नंबर के कौन थे, यहाँ पर 43वें नंबर के थे आपके ठाकुर, कौन, जस्टिस टी ठाकुर थे। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि अब भाई कम से कम इतना तो याद रहना चाहिए कि 48वें नंबर के कौन है, तो 48वें नंबर के कौन है आपके एन.वी. रमन्ना, कौन है, एन.वी. रमन्ना है। लेकिन दोस्तों अभी एक अपडेट हो गया है 5 अगस्त को, क्या 5 अगस्त 2022 को अपडेट हो चुका है, जो कि आपके 49वें नंबर के जो आपके न्यायाधीश हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे कौन, तो आपके याद रखिएगा 5वें नंबर के यू ललित, क्या यू ललित, यू ललित। दोस्तों ये 49वें नंबर के दोस्तों याद रखें यू ललित, ये 5 अगस्त 2022 के अपडेट में जो आपके 49वें नंबर के आपके हैं वो आपके यू ललित आपके होंगे दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है नवसृजित उच्च न्यायालय आपको बताना है, नवसृजित उच्च न्यायालय दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर 48 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है 49 नंबर में दोस्तों, तो देख सकते हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आपका है सबसे ज्यादा न्यायाधीश आपको इसी में है, तो आपको जवाब देना यहाँ पर बी नंबर है। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको मॉडल पेपर में भी आपको सॉल्व करवाया था, देख सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है पटवारियों अर्थात लेखपाल के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है। चलिए दोस्तों हमने बताया था जो लेखपाल की तैयारी कर रहे थे उन लोगों ने पॉलिटी पढ़ा होगा, कुछ टॉपिक होते हैं जो कॉमन होते हैं जो हमेशा हर एक एग्जाम में पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर 50 की अगर बात करें तो ऑप्शन देखो सी हो जाएगा तहसीलदार, क्या हो जाएगा, जो लेखपाल के कार्य की देखभाल, है ना, ये देख रेख में होते हैं वो आपके तहसीलदार, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भू अभिलेखन रिकॉर्ड का जो रखरखाव होता है वो कौन जिम्मेदार होता है, तो ये जिम्मेदार होता है पटवारी अर्थात लेखपाल, जो पटवारी होता है या लेखपाल होता है, तो जो भू अभिलेख होते हैं रिकॉर्ड है वो आपका पटवारी अर्थात लेखपाल होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित में न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है। अगर वो जिला न्यायाधीश से संतुष्ट नहीं हुआ है उसके न्याय से, तो वो फिर क्या करेगा भाई, ऐसी स्थिति में वो उच्च न्यायालय जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा दोस्तों। जब जिले में नहीं उसको मिलेगा तो वो आपके हाई कोर्ट में पहुंचेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है, जिला प्रशासन का दोस्तों मुखिया कौन होता है, तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा कौन, डीएम होता है, डीएम, है ना, जिसे हम लोग आईएएस कह देते हैं, डीएम होता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिला अधिकारी कौन होता है, जिला अधिकारी कौन होता है, दोस्तों वही आपका आईएएस अर्थात भारतीय प्रशासनिक अधिकारी होता है, आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं, तो अवशिष्ट शक्तियां जो आपकी प्रदान है दोस्तों वो आपके केंद्र को ज्यादा प्रदान है, तो ऑप्शन क्या हो जाए आपका, केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान दी गई है, कौन सी विशेषता समान दी गई है, तो दिया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, ये तो आपका सही है, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, है ना, और फिर दिया गया है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो शक्ति है, फिर दिया गया है उच्च सदन में कुछ मनोनीत। अच्छा देखो यहाँ पर समान की बात कर रहा है, समान है, और समान है वो आपकी कौन सी, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की जो शक्ति है ये समान है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका केवल थर्ड जो आपका है ये चीजें आपकी समान है, तो यहाँ पर थर्ड नंबर जो आपका है पॉकेट वीटो वाला ये समान है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 56 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर केवल थर्ड बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की जो संस्था है वो आपकी कौन सी है, दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की जो संस्था है वो आपकी कौन सी है। 57 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका पंचायत होती है, कौन होती है, पंचायत दोस्तों, ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, तो दोस्तों ये बताइए ब्लॉक स्तर पर क्या होता है, ब्लॉक स्तर पर होता क्या है, तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है, क्या होती है, पंचायत। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था, मतलब पंचायती राज प्रणाली को जो दिया गया है वो संशोधन के रूप में है, तो 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 92 में हुआ था जो कि 73वां हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया था वो कितना दिया था, तो दोस्तों 50%, क्या 50% इसको बताना है दोस्तों, 33 नहीं बताना है। यहाँ पर दिया है 27 अगस्त 2009 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज, जो पंचायती राज हैं उनमें महिलाओं के लिए आरक्षण आपका 50%। ऑप्शन अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय पंचायती में से एक आपका नहीं है, तो दोस्तों यहां पर देखिए ग्राम पंचायत है, आपका पंचायत समिति है, जिला परिषद है, लेकिन नगर परिषद आपका नहीं आता है दोस्तों, ये शहरों से जुड़ा हुआ है, नगर परिषद आपके शहरों से है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई थी, अर्थात 2018 में कितने साल पूरे हो गए थे, तो दोस्तों ये आपके हो गए थे 20 आपके पूरे हो गए थे। तो अब यहाँ पर जोड़ना है तो
आप लोग 18 में आप लोग जोड़ सकते हैं, 18 2 20 और 2 और जोड़ दोगे तो भी यहाँ पर कहोगे कि इनमें आप जोड़ सकते हैं, आप लोग निकाल सकते हैं। आगे बढ़िएगा कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण जो उपलब्ध है दोस्तों, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण दोस्तों 63 नंबर में क्या हो जाएगा, तो दोस्तों पंचायती राज निकायों में है। किसमें, पंचायती में भी मैंने बताया था 50% है ना, तो पंचायती राज में है, अदर किसी में आपका नहीं है कि उनके लिए आरक्षण हो। अगला है जिला अधिकारी जिले का शासन चलाता है, कह रहा है जिला अधिकारी जिले का शासन चलाता है तो किसकी सहायता के लिए, किसके लिए होता है दोस्तों। 64 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन देखो दिया है जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता के लिए, जिले के समस्त अधिकारियों के सहायता के लिए होता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कि जिला अधिकारी जिले का शासन जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता के लिए है, सहायता से है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है, जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है दोस्तों। तो देखो क्या है, जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखिएगा, भूमि व्यवस्था जैसे मापन खसरा खतौनी में रखरखाव की वसूली करना, नागरिक सुरक्षा व सभी को विकास के समान अवसर देना, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, जिले में प्राथमिक शिक्षा की दोस्तों जो व्यवस्था करते हैं वो करते हैं कौन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, ऑप्शन बी बनेगा। अगला जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है, जिले में परिवार कल्याण के जो कार्य करवाता है दोस्तों ये तो आपका मुख्य चिकित्सा अधिकारी, यहाँ पर परिवार कल्याण का कार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था का देखता है, जिले में माध्यमिक विद्यालय आपको मिल गया है, माध्यमिक विद्यालय, इसकी व्यवस्था को कौन देखता है दोस्तों, तो ये आपका जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक। माध्यमिक दिया है ना, प्राथमिक नहीं दिया है। अगर प्राथमिक और माध्यमिक एक लगाओगे तो फिर मतलब क्या रहेगा क्वेश्चन का, यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिला न्यायालय का प्रमुख होता है, जिला न्यायालय का प्रमुख होता है तो दोस्तों जिला न्यायालय का होता है जो जिला न्यायाधीश होता है, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद जो आपका आया था या सृजित हुआ था वो किस वर्ष सृजित किया गया था। अभी क्वेश्चन आपको मिला था है ना, किसके समय में, तो आपका 1772 में, 1772 जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कलेक्टर का पद आया था 1772 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख कान और भावों का कार्य जो करता है कौन करता है, मतलब जिला स्तर में जो राज्य सरकार की आंख है, कान है, भाव है, इसका कार्य दोस्तों कौन होता है, तो ये जिलाधीश होता है या जिलाधिकारी होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये पॉलिटी का ही है दोस्तों, ये सब पॉलिटी का है और पॉलिटी में आपको सब चीजें दी गई हैं तो आपको मिल रहा है, क्या करोगे। चलिए, आपने लेखपाल में पढ़ा होगा, इसमें पढ़ना पड़ रहा है। देखो क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण लेने की शक्ति रखते हैं, कह रहा है आपसे क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण लेने की शक्ति रखते हैं, ये पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर नहीं शब्द आपका होगा नहीं, हाँ ये जो आपके होते हैं विदेशी ऋण होता है वो क्या होता है, राष्ट्रपति से होता है, राष्ट्रपति जब सिग्नेचर करते हैं राष्ट्रपति की सलाह से होता है, तब हम लोग यहाँ पर इसका भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है साकरिया आयोग मुख्य उद्देश्य क्या है, जो सरकारिया आयोग है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था केंद्र और राज्य का जो संबंध है दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का जो आदेश देता है इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं सी नंबर उत्प्रेषण कहा जाता है। मतलब कोई भी मामला अगर निलंबित किया गया है, लंबित किया गया है और उसको आगे के लिए आदेश देना है तो आपका उत्प्रेषण होता है। कुछ क्वेश्चन और आपके कठिन बचे हैं, अब आपके सरल आने वाले हैं दोस्तों, याद रखिएगा कुछ क्वेश्चन आपके कठिन है लेकिन अब आपको यहाँ पर सरल आने वाले हैं। कह रहा है कि किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाता है जब तक वह कम से कम कितने वर्ष के लिए उच्च न्यायालय या दो से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन वकील रहा हो। तो भाई वकील दिया है और वकील कितने वर्षों को होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर 10 वर्ष होना चाहिए। अगर 10 वर्ष वकील नहीं रहा है तो भैया वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नहीं बन सकता है। तो 10 वर्ष वकील हो या 5 वर्ष क्या होता है, मतलब कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त पात्र बनने के लिए जज को उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 5 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर न्यायाधीश के रूप में दिया है तो न्यायाधीश होता है 5 वर्ष, वकील होता है 10 वर्ष। आगे बढ़िएगा कि राजमन्नार समिति का सुझाव था कि राजमन्नार समिति का जो सुझाव था दोस्तों क्या था, तो कह रहा है वित्त आयोग स्थायी रूप से स्थापित होना चाहिए, राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता मिल सके। यहाँ पर आपका जो दिया है ए और बी दोनों सत्य दिए गए हैं। आगे बढ़िएगा कि राज्य में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, राज्य में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं दोस्तों, इसमें कोड दिया गया है। तो देखो यहां पर 78 वाले में तो दिया गया है कि संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, मतलब ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा कि भारत में केंद्र राज्य जो संबंध होता है इन सभी पर क्या करते हैं, देखते हैं, अर्थात उस पर फोकस करते हैं या इन पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता
है। तो दोस्तों जो संघ और राज्य के मध्य विधायी शक्ति का बंटवारा है, तो ऐसा संशोधन विधेयक जब पारित होता है किस प्रकार से, तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा कि सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि के उपरांत होता है। इसको ऑप्शन डी होगा, नोट करिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अर्थात कि निम्नलिखित में से कौन से कारक है जो राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होते हैं। 80 को ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव होता है, दृढ़ दलीय अनुशासन होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद दिया है केंद्र और राज्यों की वित्तीय निर्भरता होती है ना, क्षेत्रीय दलों का उदय होता है, अर्थात ये सभी उत्तरदायी ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्र के बीच वितरित होता है। मतलब कह रहा है कि ये केंद्र के द्वारा लगाया जाता है, एकत्र किया जाता है, लेकिन वितरित होता है राज्यों और केंद्र के बीच। दोस्तों 81 नंबर में तो ये होता है कृषि आय को छोड़कर अन्य सभी जो आपके आय होते हैं, कृषि आय को छोड़कर अन्य सभी आय में आपका ये फॉलो होता है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर, अधिकतर दे दिया है। तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के अनुसार ही जो केंद्र और राज्य हैं उनके बीच जो राजस्व का बंटवारा होता है वो भारत सरकार 1935 के तहत ही होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में दर्शाता है। तो आपका संघ और राज्य के बीच जो विधायी कह सकते हैं संबंध है, ये भाग और अध्याय कौन सा है दोस्तों। 83 नंबर में ऑप्शन का भाग 2 और अध्याय 1, भाग 2 अध्याय 1। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। संघ राज्य से संबंधित नहीं है दोस्तों यहां पर 84 में। तो 84 में देखिए दिया गया है इंद्रजीत गुप्ता समिति, है ना, लेकिन जो सरकरिया आयोग है, राजमन्नार है, पुंछी आयोग है, ये सभी भारत संघ में राज्यों से संबंधित है, अर्थात संघ राज्य संबंध से हैं। ऑप्शन से हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सरकरिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। जो सरकरिया आयोग था ये गठित हुआ था किसके लिए हुआ था दोस्तों, 85 नंबर में। ऑप्शन है आपका डी नंबर है, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया है, देखो जो लोग डर गए वो डर गए, लेकिन हमने बताया कि क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, तो चाहे जितना कठिन क्वेश्चन हो और 5-6 क्वेश्चन पढ़ोगे ऑटोमेटिक रट जाएगा। तो क्लास में बने रहिए, क्वेश्चन रट जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन एक सरकरिया आयोग की संस्तुति में सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है 86 नंबर में। दोस्तों यहां पर दिया है कि सक्रिय राजनीतियों का राज्यपाल नियुक्त न किया जाए, तो ये तो आपका है, मतलब सक्रिय राजनीतिज्ञों का राज्यपाल न नियुक्त किया जाए, राज्य सरकारों द्वारा किए गए पैनल से राज्यपाल का चुनाव किया जाए। यहां पर देखो ऑप्शन सी, अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। ये कह रहे हैं कि सरकरिया आयोग की संस्तुति में सम्मिलित नहीं है, कौन सा, ये वाला सम्मिलित नहीं है। अदर चीजें जो आपकी हैं वो सम्मिलित रही हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अदर जितनी भी लिखी हैं इनका मानना रहा है सरकरिया आयोग का कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन ये चीज इनमें शामिल नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है दोस्तों। तो यहां पर 87 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, सदन के दोनों सदनों में। किसको, सदन के दोनों सदनों में, ऑप्शन बने आपका सी नंबर। आगे बढ़िए कि संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन का चक्र माना जाता है। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र वैसे हो जाएगा, चक्र दिया है, ये माना जाता है। तो 88 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सही नंबर है, न्यायपालिका, न्यायपालिका इसका हो जाएगा, न्यायपालिका। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मतलब संतुलन चक्र होना चाहिए वहां पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व आपका है। एक अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व जो होता है दोस्तों, अध्यात्मात्मक दे दिया है, अध्यात्मात्मक दे दिया गया है। तो 89 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, एकल कार्यपालिका। क्या है, एकल कार्यपालिका, क्योंकि आपके यहाँ पर कैसी है तो एकल कार्यपालिका मतलब कह सकते हैं, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की या को प्राप्त करने की कोई शक्ति नहीं है। चलिए क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की या को प्राप्त करने की कोई शक्ति नहीं है, ये पूछा है। 90 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपके भारत में दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, ये किसने कहा था। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, अर्ध संघात्मक है, ये कहा किसने था दोस्तों, यहां पर डी हो जाएगा के.सी. व्हीलर ने। किसने, के.सी. व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण क्या था।
तो दोस्तों संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण जिनमें था वो था दोस्तों, याद रखिए, कि इसे देश में जाति धर्म भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकार किया गया था। दोस्तों यहां पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर, कि भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा कि देश में जाति धर्म भाषा की भिन्नता के कारण इसे स्वीकार किया गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। तो भारत एक गणतंत्र है दोस्तों, तो यहां पर देखिए राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, मतलब यहां पर जो आंसर है आपका पहला ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि राज्य का जो अध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है। हम लोग राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, वंशानुगत नहीं होता है। तो ऑप्शन यहां पर नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित होता है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में दोस्तों सम्मिलित कौन होते हैं? 94 नंबर में जवाब देना है। तो दोस्तों यहां पर दिया है संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए जो तंत्र है और आपका विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। ऑप्शन यहां पर 1 2 3 4 मतलब ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? दोस्तों 95 में ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, संविधान द्वारा ही होता है। अगला, लोकसभा में गुजरात राज्य की जो सीटें आवंटित है वो कितनी है? चलिए अब तो आपको क्वेश्चन सरल मिलेंगे, है ना। अब क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो सरल मिलेंगे। अभी तक काफी मेहनत आप लोगों ने कर लिया है, अब आपको यहाँ पर सरल क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके बाद धनाधन तरीके से अब धुआं करना है, क्योंकि क्वेश्चन अब आपके यहाँ पर पढ़े लिखे मिलेंगे, है ना। तो चलिए, लोकसभा में गुजरात राज्य की कितने सीटें आवंटित है दोस्तों? 96 में। ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर 26 सीटें। कितने? 26 सीटें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। दोस्तों कितने? 90 होती है। कितने? 90 सदस्यों की आवश्यकता होती है। 97 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी नंबर इसके राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व आया था। कब आया था? चलिए, उत्तराखंड जो आया था दोस्तों ये 9 नवंबर सन 2000 को आया था। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों कब किया गया था? तो पुनर्गठन हुआ था आपके 1956 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। मॉडल पेपर में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार मिला है। अगला है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? दोस्तों 100 को ऑप्शन बी हो जाए आपके 1972। कब? 1972 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह कौन सा पॉइंट आपका है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर देखो दिया है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद का निपटारा करवाता है, यही इसकी समानता है। यही इसकी क्या है? समानता है दोस्तों। इसका ऑप्शन हो आपका यहाँ पर डी नंबर नोट करिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में रही है? तो केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध रहे हैं वो आपकी रिपोर्ट कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पर देखो राजमन्नार कमेटी हो गई, है ना, साकरिया हो गया, और इसके बाद कौन सा है? आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। मतलब 1 2 3 जो आपके ये सही है, लेकिन ऑप्शन आपका जो 4 दिया है ये इसमें शामिल नहीं है। तो आपका 102 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर 1 2 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किन समितियों आयोग के केंद्र राज्य संबंध के विषय में संस्तुतियां प्रस्तुत किया है? दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखो राजमन्नार आपके थे और कौन थे? साकरिया थे। कारकुंडे समिति नहीं थी, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या होती है? दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जो विशेषता होती है वही पॉइंट में कह रहे हैं सही, तो मतलब ये सभी पॉइंट सही है। एक कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का स्वयं चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। व्यवस्थापिका है ना, तो इसको क्यों भंग करेगा? क्योंकि वे व्यवस्थापिका तो आपके यहाँ से, तो इसका मतलब उनमें से सभी पॉइंट आपके हैं। आगे बढ़िएगा, भारत में संघीय व्यवस्था किसने ली गई है? भारत की जो संघीय व्यवस्था है कहां से ली गई है? तो संघीय व्यवस्था दोस्तों आपकी ली गई है कनाडा से। कहां से? बी नंबर, कनाडा से। अगला दिया गया है नीचे 2 व्यक्तित्व दिए गए हैं जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है 106 नंबर में। तो चलिए 106 नंबर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कह रहा आपसे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है। बिल्कुल सही है, देखने में तो संघीय तो आपकी है ही है ना, मेन पावर होता है संघ का। अगला, यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है, तो पूरी तरीके से तो केंद्रीकरण आपका है नहीं है। मतलब यहां पर ये कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन इसका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि कौन सा मत वृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? अर्थात ऐसा कौन सा आपका वृहद रूप है जो भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? 107 का ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, अर्थात भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग, पूर्ण राज्य की मांग, उपरोक्त में से सभी इसका हो जाएगा क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है साकरिया आयोग की संस्तुति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 108 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, केंद्र राज्य से है। अगला है केंद्र राज्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार जो प्राप्त होता है ये किससे होता है? ये जो प्राप्त होता है दोस्तों भारतीय संविधान में है, वर्णन किया गया है, तो भारतीय संविधान से ये प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका
यहाँ पर ए नंबर है। अगला, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा जो दिया गया है वो किस आर्टिकल में है? दोस्तों 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का जो संघीय 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद हैं जो शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? यहाँ पर देखिए अनुच्छेद जो 45 है और अनुच्छेद 46 है, ये संविधान के जो आपका केंद्र और राज्य हैं इनमें से शक्तियों के वितरण को नियमित करते हैं। 46 और 47 कितना 245 और 246, 245 246। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य व शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो संघीय राज्य में केंद्र व राज्य व शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़िएगा, संघात्मक सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? चलिए, ऐसा लगता है कि एक टॉपिक भर दिए हैं, है ना। अब यहाँ पर एक ही टॉपिक से सब क्वेश्चन लगभग दे रहे हैं। अब तो क्वेश्चन आ जाओ थोड़ा सा भला। चलिए, थोड़ा सा याद अब बचे हैं जो अब आपके सरल आने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर देखो दिया है संघात्मक सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? 113 नंबर में। तो देखो, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, पूरा क्वेश्चन केंद्र राज्य संबंध से दे दिया है। चलिए, संघात्मक शासन में पाया जाता है दोस्तों, संघीय शासन में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर 114 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ए और बी दोनों सही है, अर्थात संविधान की सर्वोच्चता है, लिखित व कठोर संविधान है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? संघीय लक्षण नहीं है 115 में। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है केंद्र राज्यों की मध्य शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका लेकिन एकहरी नागरिकता। दोस्तों यहां पर देखो संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। अब तो ये भी सही हो जाएगा, ए बी सी डी सब सही होगा क्योंकि एकहरी नागरिकता है ना। पूरे भारत में कैसी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है दोस्तों। पहले आपकी दोहरी नागरिकता थी लेकिन अब तो एकहरी नागरिकता है। तो आपके हिसाब से इनमें से ऑल टोटल होना चाहिए, ऑल टोटल संघीय लक्षण में यहां पर ऑल टोटल होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंत्र ढांचे में नहीं ढाला गया है? कह रहे निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंत्र ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 116 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर से हो जाएगा डॉक्टर अम्बेडकर, अर्थात वी आर अम्बेडकर की इसका आंसर राइट हो जाएगा। जो किताब में दिया है तो किताब सॉल्व करा रहे हैं तो वही तो हम पढ़ाएंगे ही भाई। कह रहा है भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस प्रकार से भिन्न है कि भारत में दोस्तों क्या है? भारत में है क्या? तो दोस्तों भारत में है क्या? यहाँ पर एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता यहाँ पर देखिए, क्योंकि भारत में कैसी एकहरी नागरिकता इसलिए भिन्न है। और अदर जगह क्या था? तो अदर जगह वही लिखित संविधान, तो वहां पर कह सकते हैं वहां भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघवाद बल देता है, यहाँ पर भारतीय संघवाद बल देता है किस पर? दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जो जवाब बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए आपका 118 का ऑप्शन बनेगा, आपका डी नंबर है, राष्ट्र की एकता पर बल देता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है शून्य काल का अर्थ क्या होता है? शून्य काल का अर्थ, चलिए अब थोड़ा सा रास्ता इजी मिल गया है। चलिए देखो दिया है शून्य काल का अर्थ क्या है 119 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर है, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या होती है? लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि पूछा गया। 120 नंबर जल्दी से लॉक करिए भाई। चलिए देखिए 120 का ऑप्शन आपका ए नंबर 1 माह होती है। कितनी? 1 माह होती है दोस्तों। जब कोई निजी विधेयक पेश करना होती है तो इसके लिए आपकी 1 माह होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या में 171 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दोस्तों निर्वाचन दिया गया है और निर्वाचन होगा तो कितना होगा? 543 सीटों का होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत कितनी है? तो आपका 552 हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी नंबर 552। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित की गई हैं? दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपकी 131 सीटें। कितनी? 131, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है? चलिए अब आपको सरल मिल गया है ना। अब सरल मिल गया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए सभी लोग जल्दी से, और इसके बाद धुआं करिए जल्दी जल्दी। चलिए तो देखो यहाँ पर आपका जो आंसर है दोस्तों राइट हो जाएगा। क्या राइट आंसर यहाँ पर दिया है? कितने लोकसभा का है? तो लोकसभा का आपका 5 वर्ष होता है। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? पहले स्पीकर पूछा है तो आपका जीवी मौलंकर थे। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा का अध्यक्ष कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? अर्थात लोकसभा अध्यक्ष को बताना है जिसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। तो ये आपके हैं कौन? तो आपके जाखड़। कौन? डॉक्टर बलराम जाखड़, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो लोकसभा में पूछा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर 80 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है
यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यहां पर बताना है 2018 के अनुसार पूछा है, तो ये बताइए 2018 के अनुसार जो राज्यसभा के अध्यक्ष थे वो आपके कौन? 128 नंबर में तो ऑप्शन हो जाए आपका एम वेंकैया नायडू। अगर हम आपसे पूछे 2022 के अनुसार बताइए तो क्या जवाब देंगे? चलिए 2022 के अनुसार बताइए क्या हो जाएगा 2022 के अनुसार, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था, लेकिन अब आपको बताना है यहाँ पर वर्तमान में कौन है। तो आप कहेंगे कि सर राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं पदेन सभापति वो क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, और वर्तमान में है ना तो जगदीश धनखड़ हो जाएंगे जो कि आपके उपराष्ट्रपति हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? 129 नंबर में। तो 129 की अगर बात करें, कह रहा है इन शक्तियों में से एक है, कह रहा है संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल। देखो राज्यसभा दिया है ना, तो देखो हम आपको डायरेक्ट ऑप्शन बनाते हैं यहाँ पर सी वाला कि यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। बस सुझाव दे सकता है लेकिन कर नहीं सकता है दोस्तों, सुझाव सिर्फ दे सकता है। ये पॉइंट आपका हो जाएगा सी नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो प्रथम लोकसभा वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका नोट करिएगा। यहाँ पर 130 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। ये आपकी 13 मई 1952 ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? लोकसभा दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर 25 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? 132 नंबर में क्या हो जाएगा? तो 132 का ऑप्शन बने आपका बी नंबर है, आपके 6वें नंबर के थे। कौन? 6वें नंबर के थे। अच्छा ये बताइएगा कि जो आपके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आपके जो मुर्मू जी, वो कौन सी नंबर के हैं? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 ये कहा गया है, अर्थात यहां पर कह सकते हैं कि आपका जो आंसर बनेगा यहां पर हो जाएगा सी नंबर क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई, क्षमादान, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे सभी के कमेंट आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया है श्री रामनाथ कोविंद भारत की कौन से हैं? तो 134 नंबर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 134 में? तो जवाब हो जाएगा आपका 14वें के, तो आपकी मुर्मू जो हो जाएंगी 15वें की हो जाएंगी। जो द्रौपदी मुर्मू है वो कौन से नंबर की? 15वें को हो जाएंगी। सिंपल सी बात है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। आगे बढ़िएगा कि भारत में राष्ट्रपति, अब वही चीज आपका दिया गया है, आगे बढ़ाइए। चलिए भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 136 का ऑप्शन आपका सी नंबर 5 वर्ष का होता है। अगला दिया गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणिक मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा दिए गए मतदान से चुना जाता है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि 137 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो जो आपके कौन राष्ट्रपति हैं और आपके कौन है उपराष्ट्रपति हैं, इनमें से 2 ही लोग मात्र हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को यहाँ पर कह सकते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से ये चुने जाते हैं। तो केवल फर्स्ट और सेकंड होगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सदस्य तो होते नहीं हैं। जब राज्यसभा के होते नहीं तो ऑप्शन आपका ये नंबर लॉक कर देना है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? 138 नंबर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका नीलम संजीव रेड्डी, जो कि आप बार बार पढ़ रहे हैं। आगे बढ़िएगा कि किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे? चलिए ये भारतीय राष्ट्रपति थे जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और जेल भी गए थे। 139 का ऑप्शन दोस्तों बनेगा ए नंबर वीवी गिर है। कौन है? वीवी गिर जो ऑप्शन है यहां पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य में सूची में शामिल किसी भी मामले में संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। मतलब ये जो दिया है आर्टिकल नंबर 249 में, जो शब्द दिया गया है पूरा वो आर्टिकल नंबर 249 में दिया गया है कि राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। ये आर्टिकल 249 में है। आगे बढ़िएगा कि अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो आर्टिकल क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 108 दोस्तों, 108 हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में जो वोट डालने का अधिकार होता है वो किसके पास होता है? तो आपके स्पीकर के पास होता है। ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 अगस्त 1947 को मध्यरात को नियत सेवादा अर्थात ट्रस्ट विद डॉक्ट्रिन शीर्षक भाषण कहां से दिया था? दोस्तों 143 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। यहां पर हो जाएगा आपका क्या? यहां पर हो जाएगा आपका संसद जो कि संविधान से दिया था दोस्तों, याद रखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 1947 की बात हो रही है, 1923 में मत पहुंच जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी की नदी तट में होकर ये आपका 47 का समय दिया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन
कौन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए वीवी गिरी भी रहे हैं, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह भी रहे हैं, वीर जत्ती भी रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं रहे हैं, बी नंबर। अगला है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंप दे सकते हैं? दोस्तों ये त्यागपत्र सौंप देंगे उपराष्ट्रपति को, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की जो शक्ति होती है किसके पास होती है? अर्थात कोई भी जनजाति को अगर संरक्षण देना है तो उस क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की जो शक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। दोस्तों बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, नामित किए जाते हैं? 12 होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो शामिल किए गए थे 10। कितने? 10 शामिल किए गए थे, लेकिन अब कितने हैं? तो अब आपके वर्तमान में 11 हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मार्च 2019 तक उपबंध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान के हिसाब से हो गया है ना, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 11। इसका आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 के फर्स्ट को संविधान में निम्नलिखित के द्वारा शामिल किया गया था। तो 51 का ए जो आपका है दोस्तों, ये शामिल किया गया था आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि ऑप्शन में आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? दोस्तों कितने मूल कर्तव्य? 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं, वर्तमान की बात हो रही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो ये सुझाव दिया था स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस एक की संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर भी हो जाएगा स्वर्ण संघ समिति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? और मौलिक कर्तव्य नहीं है तो दोस्तों यहां पर दिया है चुनाव, मतलब लोक चुनाव में वोट डालना, है ना। तो ये वोट डालना कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों, है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का निर्देशक तत्व नहीं है? राज्य का निर्देशक सिद्धांत या निर्देशक तत्व नहीं है 155 नंबर में। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, कह रहा है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये नीति निर्देशक में आपका नहीं है दोस्तों। यहां पर देखिए मद्य निषेध, गौ संरचना ये है, लेकिन 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आर्टिकल नंबर 21 के फर्स्ट में दिया गया है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय या जबरदस्ती मजदूरी कराने में है? तो कोई मनुष्य की अगर क्या होती भाई, यहां पर जो आर्टिकल नंबर आपका 23 है, कौन सा 23 बताना है दोस्तों? यहां पर 56 को ऑप्शन ये बताना है। 23वां जो आपका था आर्टिकल नंबर जो 23 है उसमें मानव के दुर्व्यापार, है ना, अर्थात क्रय विक्रय जबरदस्ती मजदूरी कराने वाला इसमें है। लेकिन अगर बच्चों वाले की बात कर देता, बच्चों का शोषण जो हो रहा है बच्चों के लिए पर्सनल, तो वो आपका 24वें हो जाता, ये कारखाने या खतरनाक काम में। ठीक है, आगे बढ़िएगा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन में आपका आर्टिकल नंबर 14 जो है ये आपके विधि की समझ समानता प्रदर्शित करता है नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को हितों के संरक्षण को देता है? अर्थात मौलिक अधिकार है जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर आपके देखिए 29 और 30 में यहां पर दिया गया है अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण और अल्पसंख्यकों को अपने ही तरीके का जो विद्यालय खोलने, यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई है। यहां पर आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृति मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? 59 में कह रहा है कि कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृति मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? तो चलिए, कह रहा है बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं, तो इससे क्या दिक्कत है? देखिए यहां पर दिया नंबर, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। मतलब यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है 59 में वो आपका सही हो जाएगा कि कौन सा उदाहरण संविधान की स्वीकृति मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? तो ये इसमें आपका नहीं है, ऑप्शन में आपका सी नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? दोस्तों मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ये उच्चतम न्यायालय होता है, याद रखिए, ऑप्शन में आपका नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन संसद का कार्य नहीं है? कौन संसद का कार्य नहीं है 161 नंबर में? तो चलिए देखो, दिया गया है कि संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रिपरिषद की जिम्मेदार है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन देखिए डी नंबर आपको जो दिया है ये गलत दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर आपको राष्ट्रपति को हटाना है, उपराष्ट्रपति को हटाना है, सुप्रीम कोर्ट को हटाना है, तो जो पूरी मंत्रिपरिषद होती है, मतलब जितने मंत्री होते हैं उनका 2/3 होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मंत्री पद जिसको दिया गया है, सिर्फ मंत्री पद वालों को जरूरी नहीं है, जितने भी सदस्य होंगे लोकसभा राज्यसभा के सभी लोग मिलकर ही 2/3 से पारित करेंगे। अर्थात ये गलत दिया है। अदर जो भी पॉइंट दिए वो आपके
आपके सही दिए गए हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए। तो दोस्तों लोकसभा है तो आपको बताना है कितने, तो आपके यहाँ पर 25 बताना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है लोकसभा चुनाव के लिए तो 25 वर्ष आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। तो अधिक से अधिक जब पूछ ले दोस्तों तो आपको बताना है यहाँ पर 1 घंटा, कितना 1 घंटा। अगला है भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 65 का ऑप्शन आपका सी नंबर है। अगला है भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 66 में ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, एन संजीव रेड्डी, डी हो जाएगा। अगला है उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले पद से अगर इस्तीफा देना है तो भैया उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति को दे देगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन से राष्ट्रपति कहां गए, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो दोस्तों होता है वो होता है आपका देखिए अनुच्छेद 66 के तहत होता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, है ना। और ये जब आपके कह सकते हैं उपराष्ट्रपति थे तब इन्हें भारत का पुरस्कार भी दिया गया था, भारत रत्न। इसके बाद ये फिर राष्ट्रपति भी आपके बने थे ना, तो इसको ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा में मनोनीत राज्यों की सदस्यों की कुल संख्या पूछा गया है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 12 होती है। अगला, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3, क्या 1/3 हो जाएगा। अगला दिया गया है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको होता है, तो आपके राष्ट्रपति को होती है। बैंक दर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बैंक दर क्या होती है। चलिए वहां यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा बैंक दर होता है कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली जो आधिकारिक ब्याज दर होता है, ठीक है ना। कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। ऑप्शन बने आपका डी नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। क्या असर हो जाएगा, तो साख सर्जन होगा, बढ़ जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। दोस्तों इसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये परिभाषा दी गई है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 100 रुपए का नोट जो हस्तांतरित होता है किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, ये पिछले बार पूछा भी गया था, है ना। और काफी लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे दोस्तों। देख सकते हैं फेमा, इसका पूर्ण रूप दिया भी गया है। आपका हो जाएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना हो जाती है। कह रहे हैं किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति अगर यहाँ पर बढ़ती है तो निजी निवेश में वृद्धि अधिक की संभावना हो जाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। चलिए दोस्तों 7 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं ऑनलाइन देख रहे हैं तो वही सपोर्ट जरूर करिएगा। टॉपिक चाहे कठिन हो चाहे सरल हो, पढ़ाते तो हम आपको है ही हैं, लगभग एक ही वीडियो में प्रयास करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो प्रयास हमारा अगर अच्छा है तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, ठीक है ना। और पहली बार जुड़े तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हर एक प्रकाशन आपको यहाँ पर जैसे मॉडल पेपर है वो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर आपसे दिया गया है यार, आपसे यहाँ पर भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था बताइएगा। चलिए 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो गया ना, डी नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हो जाए आपका सेवा क्षेत्र जो आपका होता है कौन सा, तृतीय क्षेत्र होता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। हमने बताया जैसे आपका पुजारी होता है ना, पुजारी मंदिर का पुजारी, वो भी आपके सेवा क्षेत्र में ही आता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या आपसे भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। चलिए 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। यहाँ पर देखो श्वेत क्रांति को पूछा गया है तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, जो कि यहाँ पर इनका जन्म हुआ था 1921 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। और इन्हें भारत में दूधवाला के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए दोस्तों ये बताना है कि 1991 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे 10 नंबर में। ऑप्शन ये हो जाएगा आपका पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन है, पीवी नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन ये आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिसम्मुख है।
भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिसन्मुख है दोस्तों, ये मत बताना है कि किसकी ओर है। तो 11 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, वैश्वीकरण की ओर है। क्या है? वैश्वीकरण हो रहा है, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है BIFR संबंधित है। चलिए, BIFR संबंधित है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से है। क्या? रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से है, या हम लोग कह सकते हैं औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, इसकी जानकारियां हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई दोस्तों? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, 13 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका सी नंबर दोस्तों, आपका 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने, है ना, ऐसी अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान किया था। तो इसका आंसर जो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा का वर्ष क्या है? जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर दोस्तों, यहाँ पर 1991 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। यहाँ पर आपसे दिया गया है कृषि उत्पाद बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस नए मंच को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों 15 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर इस ऑप्शन हो जाएगा आपका ई रकम। क्या हो जाएगा? ई रकम इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। ई रकम इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? चलिए दोस्तों, बताना है अधिक अन्न उपजाऊ जो कार्यक्रम है इसे कब आपका चालू किया गया दोस्तों? यहाँ पर आंसर जो होगा राइट क्या हो जाएगा? चलिए, सभी को जवाब देना है और आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 16 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा 1948। क्या हो जाएगा? 1948 इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? देखिए 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया गया है क्या? ऑप्शन बी, कृषि उत्पाद बेचने के लिए। कृषि उत्पाद को बेचने के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबंध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ था? तो चलिए, कृषि संबंध क्षेत्र से जो आपका परसेंटेज प्राप्त हुआ कितना हुआ दोस्तों? 18 का ऑप्शन हो जाएगा। क्या यहाँ पर 18 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये 19 वाला आपका आंकड़ा दिया गया है, तो इसमें आपका हो जाएगा कितना से? यहाँ पर हो जाएगा 15.87। क्या? 15.87। वैसे हुआ था 17 कितना? 17.8% के लगभग हुआ था। तो ऑप्शन के अनुसार जो आपका बन रहा है वो आपका यही बन रहा है, 15.87 बन रहा है। ठीक है ना? वहीं पर देखा जाए 2020-21 में 19.9 कितना हो गया? 19.9% हो गया दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अरब से भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? कौन सा कथन सही दिया गया है? तो पहला पॉइंट दिया गया है कि सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक उपज पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। मतलब यहाँ पर जो आंसर है आपका थर्ड नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपके सही दिए गए हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्वलोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन थे? सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्वलोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों 20 को ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिए, वी केलकर थे। कौन थे? वी केलकर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तो दोस्तों ये क्रांति थी आपकी पीली क्रांति। कौन सी है? पीली क्रांति, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? यहाँ पर 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है दिए गए कोड का सही से हरित क्रांति के घटक आपको चुनना है। मतलब हरित क्रांति के बारे में जो पॉइंट सही दिया है, तो क्या सही दिया गया है? देखो यहाँ पर दिया गया है उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज थे, ये आपका सही दिया गया है ना। अगला है सिंचाई व्यवस्था आपकी हो जाएगा। और यहाँ पर दिया ग्रामीण विद्युतीकरण, ये तो आपका है नहीं भाई कि आपकी हरित क्रांति से ग्रामीण विद्युतीकरण होने लगे या ग्रामीण सड़कें होने लगे, ये तो मतलब है नहीं है। मतलब आपका जवाब हो जाएगा नंबर फर्स्ट और सेकंड आपके सही दिए गए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया है तथा उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवार्षिक योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे कि जो पंचवर्षीय योजना है कहां से, तो आपके रूस से। और रूस में किसने लागू किया था? यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इनका नाम है जोसेफ स्टालिन। क्या नाम है? जोसेफ स्टालिन। दोस्तों याद रखिए, जोसेफ स्टालिन है। ठीक है, और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना आपकी लागू हुई है?
चलिए, ये 2015 में क्वेश्चन आया था, तब के हिसाब से है। अब तो यहाँ पर देखिए आपकी योजना आयोग खत्म हो गया है ना। अब नीति आयोग आ गया है, तो भाई ऑप्शन लगाना है तो एक लगा सकते हैं, 12वीं लगा सकते हैं। वैसे आपको ये सभी चीज़ें आपकी खत्म हो गई हैं। 2012 से लेके 2017 तक का समय था जो पंचवर्षीय योजना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रहा है। देखिए 26 नंबर में ऑप्शन क्या बन जाएगा। 26 को ऑप्शन हो जाएगा आपका तेज, सतत और आर्थिक सम्मिलित विकास। क्या? तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो देखिए 28 नंबर की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का अस्तित्व होता है, ठीक है ना। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अलग अलग मार्केट और आर्थिक योजनाओं का मिश्रण होता है, इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का अस्तित्व होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आयात निर्यात अर्थात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। चलिए बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी। 1982 में हुई थी, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। कौन से अधिनियम के तहत, तो अधिनियम 1981 के तहत इसकी स्थापना हो पाई थी। कब? 1982 में हो पाई थी दोस्तों। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर आपके 1935 में। कहाँ पर हुई थी ये जवाब दीजिए आप लोग, कहाँ पर हुई थी ये जवाब दीजिए। और एक पॉइंट और बता दे रहे हैं, 1 अप्रैल को हुई थी, है ना। 1 अप्रैल 1935 की स्थापना हुई थी। लेकिन ये बताइए कि इसकी स्थापना जो हुई थी कहाँ पर हुई थी। भारत में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, है ना, या कोलकाता में हुई थी, या बॉम्बे में हुई थी, कहाँ पर हुई थी। चलिए कहाँ पर हुई थी, कोलकाता में हुई थी दोस्तों, याद रखिए कोलकाता में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। देखो दिया गया, वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई थी। दोस्तों यहाँ पर 32 का ऑप्शन जो है वो आपका सी हो जाएगा, बंधन बैंक, है ना। लगभग सभी का जवाब सही आया है, बंधन बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्या आपसे ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो देखिए कहाँ पर नहीं है भाई, तो आपके सिक्किम में नहीं है। कहाँ पर, सिक्किम में। और कहाँ पर, गोवा में। दोस्तों याद रखिए गोवा और सिक्किम राज्यों में उपलब्ध नहीं है ऐसी बैंकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो दोस्तों 34 को ऑप्शन हो आपका यहाँ पर सी नंबर 6 बैंकों का हुआ था, 6 बैंकों का, है ना। पहली बार जो हुआ था 1969 में 14 बैंकों का, इसके बाद 6 बैंकों का हुआ था। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो भैया 2018 के हिसाब से पूछा है ना। लेकिन आपको यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए 35 के हिसाब से दे देते हैं हम लोग, यहाँ पर आपका उर्जित आर पटेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे वर्तमान पूछे तो दोस्तों क्या बताएंगे, श्री शक्तिकांत दास, है ना। श्री शक्तिकांत दास ये 25वें गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है 1 अगस्त 2022। तो यहाँ पर जो आंसर आपका राइट हो जाएगा कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर भी होगा। वैसे जो आपके हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक विधेयक 2017 पारित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा 36 नंबर में, वो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके 6 बैंकों के साथ, ठीक है ना। ऑप्शन बनेगा कि भारतीय स्टेट बैंक के साथ 6 अनुषंगी बैंकों के विलय के विधेयक को संसद ने मंजूरी मिल गई थी, जो कि आपकी किसके साथ, आपकी स्टेट बैंक। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार होता है। तो दोस्तों ये प्रावधान है आपका यहाँ पर डी नंबर कि आरबीआई अधिनियम की धारा जो 7 है, ठीक है। आरबीआई अधिनियम की धारा 7 है दोस्तों, जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार मिलता है इसके माध्यम से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित था। दोस्तों अभी हमने बताया कि इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर था, आपके कोलकाता में था। कहाँ पर था, कोलकाता में हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1937 में स्थायी रूप से कहाँ पर स्थानांतरित किया गया, आपके मुंबई में स्थानांतरित किया गया, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि आपसे भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक बैंक का क्षेत्र नहीं है। चलिए जवाब दीजिएगा, आंसर इनमें से क्या हो जाएगा कि भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। चलिए 40 नंबर में ऑप्शन देखिएगा जो आपका दिया गया है फेडरल बैंक। कौन, फेडरल बैंक दोस्तों इसका सार्वजनिक बैंक नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे यहाँ पर भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे।
तो जवाब हो जाएगा सी नंबर आपके MS स्वामीनाथन थे, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और इन्हें भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए, कौन सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पर सुनहरी क्रांति है उद्यान से है, श्वेत क्रांति दूध से है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से होना चाहिए जो कि कुक्कुट दिया है, तो ऑप्शन सी गलत दिया है। हरित क्रांति आपकी कृषि से, तो ऑप्शन सी गलत दिया गया है। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किसमें हुआ था भाई। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गेहूं के उत्पादन में। ऑप्शन हो जाएगा गेहूं के उत्पादन में। ठीक है ना, उसके बाद फिर चावल में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, तरफ से ऑपरेशन फ्लड सेकेंड का निम्नलिखित में से संबंध किससे है। दोस्तों 44 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, दुग्ध आपूर्ति से है। किससे, दुग्ध आपूर्ति से। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश किया था। दोस्तों 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके ICICI बैंक ने। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। चलिए यहाँ पर लॉक करिए, आपका आंसर क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है जिसमें संपत्ति के हिसाब से देखा जाए तो 23% बाजार की हिस्सेदारी इसी के माध्यम से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था। चलिए देखिए, सबसे पहले जो आपका यहाँ पर है कौन, 47 नंबर में ऑप्शन डी, भारतीय स्टेट बैंक। जो भारतीय स्टेट बैंक है इसका 1921 में जो नाम था वो द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। जब इसकी स्थापना हुई थी तो द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में थी, लेकिन 1955 में क्या हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम रख दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों में से निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक उद्यान प्रदान किया गया है। भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उद्यान प्रदान किया गया है। दोस्तों यहाँ पर 48 नंबर का ऑप्शन है आपका बी नंबर, वाणिज्य बैंक। क्या हो जाएंगे, वाणिज्य बैंक, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को US तक बढ़ाना है। दोस्तों कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था, तो दोस्तों 60 बिलियन से अधिक। कितना, 60 बिलियन से अधिक, यह कह सकते हैं 60 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक करना था। दोस्तों ये है इसका उद्देश्य था, और किसानों की आय को दोगुनी करने का भी उद्देश्य तय किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर। दोस्तों याद रखिए उत्तराखंड। कौन हो जाएगा, उत्तराखंड इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। ये विशेष कह सकते हैं विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य है, उत्तराखंड इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, भंडारण सुविधा की कमी है ना, परिवहन की कमी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी, लेकिन अनुकूल मंडी, मतलब कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में एक नहीं है। तो ये दोष नहीं है, अदर ये सभी दोष हैं, और इन दोष की वजह से दिक्कत होती है ना। तो ऑप्शन की वजह का सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें से आपका भारत का कपास निगम भी आपका इसका अंतर्गत आता है, भारतीय खाद्य निगम भी है, कृषि लागत और कीमतों का आयोग भी इसमें है। लेकिन याद रखिए इसमें आपका भारत का कृषि निगम ये संगठन इन कृषि विपणन में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है। दोस्तों जो MSP आपकी घोषित की जाती है ना, वो किसके द्वारा घोषित की जाती है। तो यहाँ पर देखिए कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो हुई थी ये आपकी कब हुई थी। दोस्तों 14 जनवरी 1965 को हुई थी। कब हुई थी, 14 जनवरी 1965 को हुई थी। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है दोस्तों किसके द्वारा। तो दोस्तों ऑप्शन में आपका बी नंबर, राज्य सरकारों के द्वारा। किसके द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुआ। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुआ, 56 नंबर में। दोस्तों ऑप्शन बनेगा सी नंबर, अप्रैल 2014। कब से, अप्रैल 2014 से कृषि विपणन की आधारभूत संरचना प्रभावी हुआ था, अप्रैल 2014 से। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है। राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा कि कृषि उपज के लिए एक राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है, ठीक है ना। याद रखिए राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है ये कृषि उपज के लिए एक राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है।
दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, एग्री उड़ान है। क्या है? एग्री उड़ान इसका नाम है। दोस्तों याद रखिए, कृषि में नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए नया कार्यक्रम एग्री उड़ान है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाओं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो दोस्तों ये जो आपका ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, पूरा मॉडल है। अर्थात शहरों के बाहर जो आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए पूरा मॉडल शहरी आधारभूत संरचना पर, अर्थात जैसे गांव है तो गांव को भी शहरी बनाने वाला जो मॉडल है वो पूरा मॉडल है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये लेखपाल में हमने योजनाएं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया भी है ना। यहाँ पर बताइएगा कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है। चलिए, अटल मिशन क्या है? अमृत। अमृत आपका दिया गया है। तो यहाँ पर बताइएगा कि जो आपका ये है किसके अंतर्गत है। चलिए, अटल मिशन का नाम क्या है? अमृत है दोस्तों, अमृत। ये किस मंत्रालय के अधीन है? दोस्तों यहाँ पर आपका 60 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, आवास और शहरी मामले। ठीक है ना, आवास और शहरी मामले के अंतर्गत आता है जो अटल मिशन है, अमृत। ऑप्शन में आपका ये नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, रोजगार के अवसरों की कमी की सही सबसे बड़ी व्याख्या क्या है? रोजगार के अवसरों की कमी की सही सबसे बड़ी व्याख्या। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो दिया गया है, कह रहे हैं मजदूरों को अपने किए गए कार्यरू की मजदूरी नहीं मिलती है। अगला, श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम कर रहे हैं। देखिए बी नंबर, कि रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे बड़ी व्याख्या क्या है। देखिए पहला पॉइंट जो आपका है कि मजदूरों को अपने किए गए कार्य, अब देखा जाए अब जो आपकी मजदूरी होती है, क्योंकि जो बंधुआ मजदूरी वो आपका नियम आया तब से, तो ये सिस्टम आपको नहीं है कि जितना आप काम कर रहे हैं उतना पैसा नहीं मिलता है। अगर इतना नहीं मिलता है तो आप केस कर देंगे, तो वर्तमान में ये स्थिति पैदा हो नहीं सकती है। ऑप्शन बी वाला देखिए कि श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा कि रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या है यहाँ पर बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या आपसे कि प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर महिला सशक्तिकरण केंद्र को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। यहाँ पर सी हो जाएगा 2017-18, इसका आंसर है राइट था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 की संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट मिशन में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों ये निर्णय लिया गया था क्या? यहाँ पर निर्णय लिया गया था कि सभी किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिया जाएगा। तो यही तो था ना भाई प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार। तो भैया यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है कि सभी किसानों को प्रति 6,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब से पेश किया गया। वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी भारत में 1 जुलाई कब से? तो 1 जुलाई 2017 से यहाँ पर लागू किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया है। दोस्तों 65 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? इनमें से ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए तो देखो 1 2 3 4 मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। 4 घटक हो जाते हैं, 0 को ऐड नहीं करते हैं तब आपके 4 होते हैं। तब पहले देखो 5 हो गया, फिर इसका 10 18 28, ये तो आपके 4 तो पक्के हैं, ये तो आपके होते ही होते हैं। तो यहाँ पर 65 का ऑप्शन क्या बनेगा? 65 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा डी नंबर, जबकि किताब में दिया गया है आपका 3 दिया है। यहाँ पर घटक पूछा गया है अर्थात कितने में विभाजित किया गया है, तो आपके 4 घटकों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत लैब कितनी दी गई है। अधिकतम लैब जो आपकी है ना, जो अधिकतम टैक्स वो 28%, कितना है? 28% है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्या आपसे भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की थी। जीएसटी की पुष्टि जो किया था दोस्तों असम ने किया था सबसे पहले, मतलब जीएसटी संबंधी विधेयक को सबसे पहले असम राज्य ने 12 अगस्त 2016 को इसे पारित किया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे 19 फरवरी 2016 के जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्ति समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया था आपके अमित मित्रा को। किसे? अमित मित्रा को नियुक्त किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर दिया गया है क्या आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कि 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा औद्योगिकरण। क्या है? औद्योगिकरण हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है भारत के विनिवेशक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताइएगा भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष था कौन? जीवी रामकृष्ण। जीवी रामकृष्ण हो जाएगा, जो कि 23 अगस्त 1996 को केंद्रीय उद्योग मंत्रालय ने जीवी रामकृष्ण की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर ये जो आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे इस बुक में पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व करा दिया है। आपके 70 क्वेश्चन थे, और कोई क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। आज की क्लास में रखते हैं, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।